तो जे साई दीपक को बहुत लोग बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मानते हैं। तो चलो जे साई दीपक का रिजर्वेशन पे ओपिनियन से देखते हैं कि ये कितना स्मार्ट है, कितना नॉलेजेबल है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी वर्सेस इक्वल आउटकम पे भी ये टॉपिक जाएगा। जे साई दीपक से एक आदमी पूछा कि सोसाइटी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी या बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कैसे दे, तो उसमें जे साई दीपक का आंसर था, I come from a low middle class Tambram family. पहले तो इंडिया में मिडिल क्लास की कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन है नहीं, और 20-30 साल पहले लोगों के हिसाब से जिसका बहुत कम इनकम हो सकता है उसका भी सिचुएशन 80 to 90% इंडियन से बेहतर हो। जैसे वर्ल्ड इन इक्वालिटी डेटाबेस के हिसाब से इंडिया का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था, लेकिन इसमें गड़बड़ी भी थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि कोई गवर्नमेंट का सर्वे है नहीं ना जो कि एकदम सही और जिसपे सब कोई रिलाई कर सके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। Plus, if you happen to have a father who is in the profession, the legal profession, you will get 3 benefits. One is a legal library, which is bloody expensive. Second, an office space. Then, an established set of clients from your parent. When that happens, I have 2 options. Keep crying in the system, or take unfairness as a reality of life. यही 2 ऑप्शन क्यों है? ये लीगल प्रोफेशन का एग्जांपल दिया कि जैसे अगर बहुत सारे लोग रिच हैं, अमीर है, या फिर जिनके माँ बाप भी लॉ प्रोफेशन से हैं, वो लोग को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है कंपेयर टू जिनके माँ बाप उतने प्रिविलेज नहीं है या फिर जिनके माँ बाप लॉ प्रोफेशन वगैरह में नहीं है। तो जिनके पास ख़राब सर्कमस्टांसेस है कंपेयर टू अदर्स, वो ये भी तो सोच सकते हैं हाँ हमको इन्हीं सर्कमस्टांसेस में अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन सर्कमस्टांसेस बदल सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट वगैरह के पास पावर था हमारा सिचुएशन अच्छा करने का, लेकिन वो नहीं की, तो अभी तो हमको जो सिचुएशन है उसी में मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट वगैरह पे प्रेशर बनाए कि वो एक मोर इक्विटेबल और एक ऐसा सोसाइटी बनाए जिसमें बहुत सारे लोगों के पास रिसोर्सेस हो। जैसे कि एग्जांपल दिया कि बुक्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो गवर्नमेंट जैसे एक पब्लिक लाइब्रेरी बना सकती है जिसमें मान लो लीगल स्टूडेंट्स जिनको पढ़ना है वो जाके उसमें पढ़ ले, या फिर बुक्स वगैरह को सब्सिडाइज कर सकती है जो एजुकेशनल बुक्स है जो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। Inevitably, those who come without any kind of support system end up developing a certain रीढ़ की हड्डी and a reality check on a regular basis. हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि मेजॉरिटी केसेस में जो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है, बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से आता है, उसका एडवांटेज जो है वो पुअर लोगों से बहुत ज़्यादा होगा। ये जो रीढ़ की हड्डी बोल रहा था ये बस वन एस्पेक्ट है। जैसे कि जो बहुत ज़्यादा अमीर घर से आता है उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा जो इंडिया में बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं है। हेल्थ केयर वगैरह भी वो लोग बेस्ट क्वालिटी का अफोर्ड कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कोचिंग वगैरह मिलेगा। कॉलेजेस भी वो महंगे वाले जा सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी भी अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत केसेस में बिजनेस वगैरह भी मिल जाता है। तो वो जो एडवांटेज है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एक रीढ़ की हड्डी डेवलप करना मेजॉरिटी केसेस में। जैसे कुछ बच्चे तो क्लास 1 से 5, 6, 7 पे ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे क्लास 10 तक भी। तो ये तो उनके सर्कमस्टांसेस का फेलियर बताता है ना कि उनका सराउंडिंग खराब था, उनका एजुकेशन सिस्टम खराब था उस जगह का, वरना कम से कम 10 तक तो पास कर ही सकता है कोई भी इंसान, मान लिया अगर उसका सिचुएशन अच्छा हो और हेल्थ केयर वगैरह अच्छा हो, तो जो कि बहुत ज़्यादा टाइम गवर्नमेंट वगैरह के हाथ में रहता है। अब ये इससे आगे बोल रहा था कि जो सोसाइटी पैम्पर करेगी अपने लोगों को या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड ब्लोज ऑफ लाइफ से प्रोटेक्ट करेगी, उस सोसाइटी से मैं एग्री नहीं करता हूँ। अब ये डिटेल में क्या बोल रहा था ये आगे देखेंगे। और ये बोल रहा था कि ये सोशलिस्ट का जो इक्वल आउटकम होता है इसके हिसाब से उसकी वजह से ये सब हो रहा है। The socialist argument of equality of outcomes. You're hoping to somehow equalize outcomes. पहली बात तो ये कि मैं 90% श्योर हूँ इसको सोशलिस्ट का मतलब पता नहीं है। अब सोशलिज्म बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन उसका बेसिक ये है कि कलेक्टिव ओनरशिप होगा। वर्कर विल ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि पीएसयू वगैरह में गवर्नमेंट ओन करता है वो सब, या फिर बहुत सिचुएशन में वर्कर कॉप्स को लोग सोशलिस्ट बोलते हैं। किसी कंपनी का भी प्राइवेट ओनर नहीं रहेगा, जो वर्कर जो उस कंपनी में काम करता है वही ओन करेगा उस कंपनी को। और इक्वालिटी ऑफ आउटकम सोशलिज्म में कहाँ से आ गया? सोशलिज्म में क्या है कि जो वर्कर काम करता है उसका प्रॉफिट बॉस की जगह उस वर्कर को और ज़्यादा मिलता है। जो बॉस जो मान लो ओनर है बैठे बैठे कमा रहा है विदाउट कोई काम किए, उसको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, जो वर्कर काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। यही तो है सोशलिज्म। इक्वालिटी ऑफ आउटकम कहाँ से आ गया? अब मान लो मार्क्स का कोट है जो कम्युनिज्म को थोड़ा डिस्क्राइब करता है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। इसमें जिसके पास ज़्यादा एबिलिटीज़ रहेगा उसका ज़्यादा आउटकम होगा, उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उसका ज़्यादा सक्सेस होगा, लेकिन उसको बस उसके नीड्स जितना ही मिलेगा।
ये मतलब एक कम्युनिज्म को डिस्क्राइब करने वाला कोट हो गया। And you're also saying even if a particular opportunity is presented to 6 different people, since they come from 6 different backgrounds, it's not equality of opportunity. हाँ ऑफ कोर्स, अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली से आ रहा है मतलब, और कोई बिलो पॉवर्टी लाइन के फैमिली से आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। और जैसे ये लॉ का एग्जांपल दिया था, तो किसी के माँ बाप अगर मान लो लॉयर हुए, वो लोग को ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, वो ज़्यादा बुक्स वगैरह मिलेंगे, वो लोग को चेम्बर वगैरह कंपेयर टू मान लो कोई अगर लीगल करियर परस्यू करना चाहता है जिसके माँ बाप ये लीगल करियर में ना हो। इसी के हिसाब से यही एग्जांपल दिया था ना, क्या 3 बेनिफिट्स हैं। What are you going to do? Recalibrate their entire lives before they got that opportunity? नहीं, कॉमन लोगों को हेल्थ केयर, एजुकेशन अच्छा और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेगा, स्किल लाएगा लोगों में, लेबर यूनियन वगैरह को बढ़ावा देगा, जॉब बेनिफिट्स वगैरह बढ़ाएगा। ये सब गवर्नमेंट कर सकता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए। वर्कर कोऑप्स डेवलप कर सकता है, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस बना सकता है ताकि इनइक्वालिटी भी रिड्यूस हो। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स बनाता है जिसमें वो यही मेजर करता है कि एडवांटेज कितना ज़्यादा है अमीर का कंपेयर टू गरीब, कि क्या पूरे पॉपुलेशन को अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने का, आगे बढ़ने का, या फिर ये सिर्फ एक माइनॉरिटी प्रिविलेज्ड लोगों के ही पास है। इसमें इंडिया का रैंकिंग 76 है 82 कंट्रीज में। या मान लो अगर ये इंडेक्स नहीं मानना है तो अपना एक नया इंडेक्स बनाए गवर्नमेंट, जिसमें वो कितना सोसाइटी मेरिटोक्रेटिक है, कितना सोशल मोबिलिटी होता है, इसको मेजर कर सके और फिर उसमें इम्प्रूव करे गवर्नमेंट। Or can you be absolutely sure how they'll use the opportunity after it's been given to them? अब वो लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, वो तो इरेलीवेंट है ना। और वैसे भी जैसे ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में जिस कंट्री का बहुत ज़्यादा रैंकिंग था वहाँ पे इनइक्वालिटी भी कम था, यानी वो लोग अपने लिए कुछ ना कुछ कमा रहे हैं ना, यानी मेजॉरिटी लोग अपना जॉब कर रहे हैं अच्छे तरीके से। At least 60% of your success is not attributable to your talent. It is attributable to the opportunity. How much are you going to equalize? जैसे कि ये जो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स था, इसमें जो कंट्रीज रैंक 1-2 पे है उतना या फिर उससे भी अच्छा कर सकती है। कम से कम उतना इक्विटेबल सोसाइटी बनाना चाहिए, और वो नहीं तो रैंकिंग तो बढ़ना चाहिए जो 82 कंट्रीज है उसमें। It is going to produce a set of yellow-bellied, weak people. ये मेंटली वीक बोल रहा है कि फिजिकली वीक बोल रहा है? जैसे कि जो सबको अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जैसे सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में दिख ही रहा था, स्वीडन, नीदरलैंड, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी 3 और 5th पोजीशन पे है पूरे वर्ल्ड में। तो मेंटली वीक तो नहीं है ना ये। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ये लोग टॉप ही रैंक पे रहते हैं ये सब कंट्रीज, तो फिजिकली वीक भी तो नहीं है। Who constantly expect to be protected from competition. वैसे अगर सारे लोग को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जैसे रूरल एजुकेशन वगैरह, रूरल हेल्थ केयर वगैरह इंप्रूव होगा, तब तो कंपटीशन बढ़ेगा ना, कम थोड़ी होगा। अब ये शायद रिजर्वेशन के टॉपिक में आया, तो अगर रिजर्वेशन हटाना है तो सबके लिए पहले अपॉर्चुनिटी लाओ, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स वगैरह को इम्प्रूव करो, इनइक्वालिटी वगैरह रिड्यूस करो। And competition will never be fair, it will never be equal. लेकिन फेयरर हो सकता है और मोर इक्वल भी हो सकता है, जैसे कि सोशल मोबिलिटी इंडेक्स पे अपना रैंक इंप्रूव करने से। If that is the kind of expectation from, let's say, your society in terms of internal competition, आप खाक लड़ेंगे चाइना से। Global realities are not going to deal with this. तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट अपने लोगों पे इन्वेस्ट करती है, इसको सोशल स्पेंडिंग बोलते हैं, और भी कई कई कर सकती है, लेकिन जनरली इसको सोशल स्पेंडिंग बोलते हैं। सोशल स्पेंडिंग करने से जो मार्जिनलाइज या अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ सकता है। लेकिन उसमें भी तो चाइना ज़्यादा स्पेंड करती है। जैसे चाइना का सोशल स्पेंडिंग 16% ऑफ जीडीपी है, वेयर एज इंडियन गवर्नमेंट का सोशल स्पेंडिंग बस 11.13% है, अकॉर्डिंग टू द globaleconomy.com, जिसका सोर्स शायद वर्ल्ड बैंक है। तो कम से कम ये जैसे चाइना का एग्जांपल दिया, उसके जितना तो स्पेंड कर दो लोगों के वेलफेयर के लिए। लेकिन अभी करंट गवर्नमेंट क्या करती है, कॉर्पोरेट टैक्स घटा दी, जो हाईएस्ट टैक्स रेट था 5 करोड़ से ऊपर कमाने वालों के लिए, वो 42% से 39% कर। अब सोशल स्पेंडिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा, जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है। जैसे उसी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में चाइना का रैंकिंग 45 था और इंडिया का लगभग 76 2020। तो अगर जैसे ये चाइना का एग्जांपल दे रहा है, तो चाइना जितना तो मेरिटोक्रेटिक बनो, वो जितना अपने सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी देती है उतना तो कम से कम दो, या फिर कम से कम एक इक्विटेबल सोसाइटी के डायरेक्शन में जाओ। यार पता नहीं इसको कोई लोग इंटेलेक्चुअल कैसे बोल सकते हैं, इतना बेसिक मिस्टेक करता है ये, बेसिक नॉलेज नहीं है इसको। लेकिन चलो, वीडियो पसंद आए तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं और करंट अफेयर्स पे न्यूज़ और ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के बारे में वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर इतने अंत तक कोई देख भी रहा है तो।